हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 भौतिक विज्ञान का जो है समतल में गति मतलब प्लेन, वो मोशन इन ए प्लेन, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, जो चैप्टर 3 था उसमें हमने सरल रेखा में मतलब कोई भी वस्तु है अगर एक सीधी रेखा में चल रही है, कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में चल रही है तो उसके बारे में हम अध्ययन किया था। समतल का मतलब क्या है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो ये ब्लैक बोर्ड एक समतल ही कह सकते हैं। तो इस समतल में गति के अंदर जो जो भौतिक राशियाँ काम में आएंगी, वैसे समतल के अंदर जनरली हम 2 भौतिक राशियों की बात करेंगे, ठीक है, मतलब 2 अक्ष की बात करेंगे, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, ठीक है। तो ये सब हम बात करेंगे समतल में गति के अंदर। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी भौतिक राशि होती है, ठीक है, उसमें कल वो जो हमने प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था कि एक तो दूरी थी, दूरी या फिर लीजिए चाल, और एक था विस्थापन, इसको हमने बाद में वेग के बारे में बताया था विस्थापन के थ्रू। तो ये थी अदिश राशि और ये थी सदिश राशि, जिसको हम स्केलर और वेक्टर कहते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है दोनों भौतिक राशियाँ, जो किसी भी भौतिक राशि जो क्या है, ये किसी भी भौतिक राशि जो है ये किसी भी भौतिक राशि को बताती है, उसको परिभाषित करती है, ठीक है, कि कोई भी जो कण गति कर रहा है, कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उसके बारे में बताती है। तो सदिश और अदिश राशि क्या होती है ये आज आप देखने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश तथा सदिश में हम देखते हैं। इसको हम कहेंगे स्केलर एंड वेक्टर। हम बात करेंगे स्केलर और वेक्टर की, ठीक है। तो अदिश राशियों में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी भौतिक राशि होती है वो 2 चीज़ों पे काम करती है। कोई भी भौतिक राशि जो होती है वो 2 चीज़ों पे काम करती है, एक तो उसका परिमाण और एक उसकी दिशा, ये 2 चीज़ों पे काम करती है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोई भौतिक राशि वो उसके परिमाण और उसकी दिशा से बताई जा सकती है। तो ये कैसे है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश की। अदिश क्या होती है? तो अदिश का मतलब यही है कि जिसमें दिशा नहीं है, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। मतलब जिसमें दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियां कहलाती है, ठीक है, जिन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसा एग्जांपल आप ले सकते हैं दूरी, चाल, कार्य और ऊर्जा, ये सभी कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं, ठीक है, ओके। अब देखो परिमाण क्या होता है। जैसे हमने कहा परिमाण, तो परिमाण जो होता है, ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ये क्या होता है? देखिए, परिमाण जो होता है वो आंकिक मान तथा मात्रक पर निर्भर करता है। आंकिक मान तथा मात्रक पर निर्भर करता है। जैसे मैं बात करूं, कोई वस्तु है जिसकी दूरी है 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 हो गया आंकिक मान और मात्रक हो गया मीटर। तो ये आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये परिमाण और आंकिक मान और मात्रक दोनों क्या बोलते हैं, इसको परिमाण कहेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं अब सदिश राशियों की। सदिश राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए उनके
परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उन्हें दिशा की भी आवश्यकता होती है तथा साथ ही वह सदिशों के नियम, सदिशों के जो भी नियम है जिसे हम कहेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग आदि का पालन करे, ऐसी भौतिक राशियां सदिश भौतिक राशियां कहलाती है। ऐसी भौतिक राशियां सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। ठीक है, अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा जो है, ठीक है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। अब वो कैसे है? क्योंकि इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन फिर भी एक अदिश राशि है। इसकी परिमाण है, परिमाण का मतलब जैसे 5 एम्पियर, ये परिमाण हो सकता है इसका। ठीक है, 5 एक अंक की मान है, एम्पियर इसका मात्रक है। ठीक है, और ये 5 क्या है? इसका परिमाण, मतलब 5 इसका आंकिक मान है, 5 इसका आंकिक मान है। और ए क्या है? ए यानी एम्पियर क्या है? इसका मात्रक है। और दिशा भी है। दिशा कैसे है कि जैसे मान लीजिए एक हम विद्युत परिपथ लेते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये बैटरी हो गई। अब ये फिक्स है कि ये पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे जाएगी। मतलब क्या हुआ कि इसकी दिशा फिक्स है कि इधर से जाएगी और इधर से आएगी, मतलब इसकी दिशा फिक्स है। ठीक है, ये कभी भी इधर से नहीं जाएगी, हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे आएगी। लेकिन फिर भी ये एक अदिश राशि है। जबकि अदिश राशि का मतलब क्या है? अदिश राशि वो है जिसमें दिशा नहीं है लेकिन इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तीसरी चीज सदिशों के जो नियम है, सदिशों के नियम है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सभी नियमों का पालन नहीं करती है। अब जैसे सपोज कीजिए कोई सदिश राशि ए है, ठीक है, कोई राशि ए है वो इस दिशा में जा रही है और कोई राशि बी है इधर जा रही है। इन दोनों की दिशा क्या हो गई? विपरीत हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी हो गया। ए माइनस क्या हो गया? बी हो गया। अब जैसे मान लीजिए इधर, जैसे मान लीजिए कि दो, इधर सपोज कीजिए कि इधर दो जो है वो जा रहा है, ठीक है, और इधर जो है वो 2 भी जा रहा है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इधर जो है, इधर मैं गया 2 मीटर, ठीक है, और इधर वापस आ रहा हूँ तो कितना हो गया? ये भी 2 मीटर है। अब इसको हम देखेंगे इधर जाने पर कितना हुआ? 2 मीटर, और वापस आ रहे हैं तो विपरीत दिशा हो गई तो -2 मीटर। कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन धारा के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ से कोई करंट निकल रही है, ठीक है, 5 एम्पियर की करंट निकल रही है। आगे जाने पे ये इससे 2 भागों में डिवाइड हो गई, 2 भागों में बट गई। इधर गई 3 एम्पियर और इधर गई 2 एम्पियर। समझ पा रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से 5 एम्पियर करंट निकल रही है, इधर जा रही है 3 एम्पियर, उधर जा रही है 2 एम्पियर। इन दोनों की दिशा क्या होगी? इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। मतलब क्या हुआ कि 3 एम्पियर जा रहा है इस दिशा में और 2 एम्पियर जा रहा है उस दिशा में। लेकिन फिर भी इन दोनों का योग, जो इन दोनों का हम जब योग करते हैं तो इसमें हम इसको जोड़ेंगे ही, ना कि हम इसको घटाएंगे। ये गलत है, यही सही है। इसलिए यहाँ पे जुड़ रही है जबकि दिशा विपरीत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सदिशों के नियम का पालन नहीं कर रही, क्योंकि सदिशों के नियमों के अंदर जो जोड़ना, बाकी घटा, गुणा, भाग है, इन सभी नियमों का पालन नहीं कर रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है,
तो ठीक है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि ये लिख दो, क्योंकि विद्युत धारा सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है, अतः यह एक अदिश राशि है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, एक नई तरह की राशि है प्रदिश राशियां। प्रदिश राशियां जिसे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर, अभी टेंसर क्या होते हैं देखिए, टेंसर का मतलब ये हो गया कि वे भौतिक राशियां जो ना तो सदिश है, तथा ना ही अदिश है, जो ना तो सदिश है और ना ही क्या है, अदिश है, अदिश की श्रेणी में आती है, अदिश की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। किंतु इनकी दिशा बदलने पर इनका परिमाण बदल जाता है, इनका परिमाण बदल जाता है। ऐसी भौतिक राशियां प्रदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब इसके बारे में जो एग्जाम्पल है उनको आप आगे इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे प्रतिबल के बारे में आप कह सकते हैं, ठीक है। एक आता है वैद्युतशीलता, ठीक है, चुंबकशीलता जिसको आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता को, और जड़त्वागु जिसको आप क्लास 11th में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम प्रदिश राशियां कहते हैं, जो ना तो सदिश में आती है ना अदिश में आती है, केवल इनकी दिशा बदलने पर इनका परिमाण क्या हो जाता है, बदल जाता है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं सदिश के प्रकार। तो सदिश के प्रकार में हम पहला बात करेंगे ध्रुवीय सदिश, जिसे हम कहेंगे पोलर वेक्टर। तो देखिए ये क्या होता है, जिस कण की दिशा में ही भौतिक राशि की दिशा ली जाती है, भौतिक राशि की दिशा ली जाती है। जिसमें कण की दिशा में ही भौतिक राशि की दिशा ली जाती है। जैसे एग्जांपल है विस्थापन और वेग, मतलब इनकी जो दिशा होती है वो भौतिक राशि की दिशा ही होती है। दूसरा है
अक्षीय सदिश, इसे हम कहेंगे एक्सियल वेक्टर। तो ये क्या होता है, इसमें देखिए कि वे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है। मतलब ये है कि ये एक्स अक्ष, जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इसके साथ अगर ये घूर्णन करते हैं तो घूर्णन करने की दिशा में इनकी दिशा होगी, तो वही आप कह सकते हैं। तो ये जो होगा, ये कह सकते हैं ये होगा अक्षीय सदिश। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है कोणीय संवेग। ठीक है, इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सदिशों का ग्राफीय निरूपण। सदिशों का ग्राफीय निरूपण, इसको कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसके बारे में देखिए, तो देखिए कि माना कोई भौतिक राशि जो सदिश है वह ए है। माना कोई भौतिक राशि सदिश है वो ए है, तो हम सदिश को कैसे बता सकते हैं, इस तरह से। मतलब क्या है, इसको बोलेंगे हम सदिश ए। ठीक है, और माना जो ए सदिश ए है, एक विस्थापन सदिश है। एक कैसा सदिश है, विस्थापन सदिश है, एक विस्थापन सदिश है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सपोज कीजिए कि उसकी जो दिशा है, सदिश ए की दिशा है वो 5 मीटर है पूर्व की ओर। अब जो कोई भी राशि अगर सदिश होती है उसमें 2 दिशा होती है, एक तो परिमाण और एक दिशा। तो 5 मीटर क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया, और पूर्व क्या हो गई, इसकी दिशा हो गई। तो परिमाण में दिशा होती है तो वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे हम इसके बारे में बनाते हैं, आगे देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे ये सपोज कीजिए ये कुछ हम इस तरह का पैमाना ले रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी पूर्व की दिशा। ठीक है, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, ये दिशाएं होती है। ठीक है, ये जो दिशा होगी ये हो जाएगी उत्तर पूर्व की, और ये जो दिशा हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम की। ये दिशा होगी ये हो जाएगी पश्चिम दक्षिण की, और ये जो दिशा हो जाएगी ये पूर्व दक्षिण की। तो कुछ दिशाएं होगी। ठीक है, अब जो सदिश ए है वो किस तरह से दर्शाएंगे, जैसे कोई सदिश ए है उसको इस तरह दर्शाएंगे, ये जो तीर वाला निशान है हम कहेंगे शीर्ष या हेड, और पीछे का जो निशान है इसे कहेंगे पूंछ या टैल। तो सदिश को हम तीर के द्वारा दर्शाएंगे, जहाँ पे शीर्ष होगा वो हेड होगा और पीछे का हिस्सा क्या होगा, पूंछ होगा। और पूर्व की दिशा, जैसे ये दिशा पूर्व हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी, ये उत्तर, ये दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि जो सदिश ए है, सदिश के परिमाण को हम क्या कह सकते हैं, मापांक कहते हैं। सदिश के परिमाण को हम क्या कह सकते हैं, मापांक कह सकते हैं। तो सदिश ए का मापांक क्या हो जाएगा, सदिश ए के दोनों तरफ अगर हम इस तरह की लाइनें बनाते हैं तो वो हो जाएगा ए का मापांक, जिसे हम, और ए की दिशा हम निकालेंगे तो ए की दिशा जो होगी
उसे हम एन के ऊपर इस तरह की कैप लगा के क्या कर सकते हैं, इसकी दिशा को बता सकते हैं। एन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक कैप लगाएंगे, इसे हम जो है क्या बोलेंगे, इसे हम ये जो है इसे हम कैप बोलेंगे, ठीक है। और तो इस तरह से सदिश ए में दो तरह की चीज़ें होगी। सदिश में एक तो परिमाण या मापांक होगा और एक दिशा होगी। तो सदिश ए को हम इस तरह दर्शा सकते हैं, एक तो इसका मापांक और एक इसकी दिशा। ये हो गया इसका मापांक या परिमाण और एक हो गई है इसकी सदिश। क्या होता है, एक तो उसका परिमाण होता है और ये हो गई उसकी दिशा। तो ये दो चीज़ें होती हैं किसी भी सदिश को हम दर्शाते हैं तो, ठीक है। आगे देखिए, आगे सपोज कीजिए आज आगे मैं ये 3 अक्ष बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। अभी 3 अक्ष होते हैं तो इसमें इस जैसे हम कोई भी राशि होती है, ठीक है, जैसे ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक हैं 2, 3, 4। तो इसमें ये जो निर्देशांक है वो x, y व z अक्ष में है और निर्देशांक जो है किस अक्ष में है, x, y व z अक्ष में है, ठीक है। तो अब इनको सदिश रूप में दर्शाने के लिए क्या हुआ, इनको सदिश रूप में दर्शाने के लिए हमें एकांक सदिशों की आवश्यकता हुई। जैसे यहाँ पे जो सदिश है वो n कैप है, दिशा जो है n कैप दिखा रहे हैं, इसलिए इसी तरह x अक्ष को x अक्ष की दिशा दिखाने वाले सदिश होते हैं उसको हम i कैप कह सकते हैं, y अक्ष को दिखाने वाले हम j कैप कह सकते हैं और z अक्ष के लिए हम k कैप कह सकते हैं। मतलब x अक्ष पे x अक्ष की दिशा अगर कोई बिंदु दर्शा रहा है तो उसे i कैप कह देंगे, y अक्ष के लिए हम j कैप कह देंगे, z अक्ष के लिए हम k कैप कह देंगे। तो इनके जो एकांक सदिश हो जाएगा वो, अब सपोज कीजिए ये मूल बिंदु है 0, 0, 0। इसकी बिंदु P से जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं r। ये क्या है, ये दूरी। तो हम देखिए इसके हिसाब से जो P है, P पर जो है वो 2, 3 और 4 इसके निर्देशांक हो गए। तो अगर ये x अक्ष पे है तो 2 के साथ हम i कैप लगाएंगे और y अक्ष के साथ हम j लगाएंगे और z के साथ हम k लगाएंगे। मतलब ये है कि अगर ये 3 बिंदु है इनको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखाएंगे कि पहले हम x अक्ष का निर्देशांक कितना है 2, तो इसका एकांक सदिश i कैप और प्लस y और y अक्ष का एकांक सदिश j कैप प्लस 4 और z अक्ष का एकांक सदिश k कैप। इस तरह से हम दिखाएंगे। अब इसका अगर परिमाण निकालना है तो परिमाण कैसे निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे हम p वेक्टर के दोनों तरफ लगा के और इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो। मतलब अगर यदि किसी राशि जो है, ठीक है, जैसे वो है उसके निर्देशांक जो है p, x, y व z है, ठीक है, तो हम इसे किस तरह निरूपित करेंगे, को हम सदिश रूप में निम्न प्रकार निरूपित कर सकते हैं, निम्न प्रकार निरूपित कर सकते हैं। मतलब P को हम x और उसका एकांक सदिश i कैप लगा के, y को उसका एकांक सदिश j कैप लगा के और z को उसका एकांक सदिश k कैप लगा के हम निरूपित कर सकते हैं। और इसका अगर हम परिमाण निकालते हैं तो इसका अंडर रूट करके इन तीनों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये आपको क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए स्थिति व विस्थापन सदिश। स्थिति व विस्थापन सदिश। तो स्थिति व विस्थापन सदिश के लिए अब क्या करेंगे, आपको निर्देश तंत्र मान लीजिए, ठीक है, इसके निर्देशांक हो गए 0, 0, 0। अब माना कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक हो गए x, y व z। x अक्ष ये y और z, x अक्ष पे एकांक सदिश हो गया i कैप, y अक्ष पे हो गया j कैप और z अक्ष पे हो गया k कैप। अब माना इस मूल बिंदु से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, r है, कितनी है, r है। तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति सदिश की।
इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। तो आप जो r है उसको आप किस तरह से लिखेंगे? x i कैप, y j कैप और z k कैप, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। और अगर आप विस्थापन सदिश की बात करेंगे तो विस्थापन सदिश को कैसे लिखेंगे? इसको कहेंगे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए देखिए, जैसे ये एक हम निर्देश तंत्र बना रहे हैं, ये x अक्ष हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ये इसका एकांक सदिश हो गया i कैप, ये हो गया इसका j कैप और ये हो गया इसका k कैप, ये हो गया इसका मूल बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है जो हम मान लेते हैं P1 है। इसके निर्देशांक हो गए x1, y1 और z1। इसके निर्देशांक हमने क्या माने? x1, y1, z1। हम मान लिया कि इस मूल बिंदु से इस बिंदु P की दूरी कितनी है? P1 की दूरी कितनी है? r1। अब मान लीजिए कोई अन्य कण है, उसके वो P2 है, उसके निर्देशांक हम x2, y2 और z2 मान लेते हैं। मूल बिंदु से उसके बीच की दूरी कितनी हो गई? सदिश कितना हो गया? r2 मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक x1, y1, z1 है और इससे सदिश r1 हो जाएगा। इस तरह से अन्य बिंदु हम P2 मान लेते हैं, इसके निर्देशांक x2, y2, z2 है और इसका सदिश कितना हो जाएगा? r2 हो जाएगा। अब इन दोनों का परिणामी सदिश जो इन दोनों को मिलाएगा उसकी दिशा कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। इसको हम डेल्टा r से निरूपित कर सकते हैं। किससे निरूपित कर सकते हैं? डेल्टा r से। तो आप देखो, जो r1 है, r1 सदिश को हम क्या लिख सकते हैं? r1 सदिश को हम x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और जो r2 है वो क्या हो जाएगा? x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। ठीक है, और अगर आप डेल्टा r की बात करेंगे, जहाँ डेल्टा r जो है वो है विस्थापन सदिश, वो है आपका विस्थापन सदिश, क्योंकि उसमें हम क्या बात कर रहे हैं? P2 से P1 दोनों के बीच की दूरी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आप अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये पाएंगे कि ये जो R2 है, ये जो R2 है ये क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। सॉरी, इसकी दिशा जो है हम इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि ये यहाँ से हम क्या करेंगे? P1 से P2 के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये जो तीर, ये जो कुछ इस तरह का जाएगा तीर का निशान। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह का बन रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ये एक भुजा A हो गई और ये भुजा B हो गई। ठीक है, तो तीसरी भुजा जो C है वो इसके कुछ इस तरह से है। तो ये है आपका R1, ये है आपका डेल्टा R और ये है आपका R2। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि लंब और आधार या त्रिभुजों के सदिश नियम आएगा आगे, उसमें हम देखेंगे कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे वो किसके बराबर होगा? इस परिणामी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आप या फिर इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो डेल्टा R है, डेल्टा R जो है ये जो है ये इन दोनों का अंतर होगा, ये इन दोनों का क्या होगा? अंतर होगा। मतलब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं R2 माइनस R1। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि R2 अंतिम स्थिति और R1 प्रारंभिक स्थिति है। और हमने विस्थापन में ये पढ़ा था कि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर। तो अंतिम स्थिति R2 और R1 प्रारंभिक स्थिति, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा?
विस्थापन सदिश कहलाएगा। आगे इसमें हम और अब पढ़ते हैं। देखिए आगे आप जानते हैं R2 बराबर जो है और R1 बराबर जो है, इससे हम मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से डेल्टा R जो है, R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप माइनस x1 की वैल्यू x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, ठीक है। फिर माइनस से गुणा कीजिए x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अब यहाँ से अगर आप i कैप बाहर निकालेंगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, j क्या का आप लेंगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, k का आप लेंगे तो z2 माइनस z1 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा। और इसका आप परिमाण निकालेंगे तो परिमाण में आप क्या करेंगे, इन सभी का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका परिमाण। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अब अब सदिशों के प्रकार की हम बात करेंगे। सदिशों के प्रकार में पहला है समतुल्य सदिश, जिसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेक्टर। ये क्या होता है, वे सदिश जिनकी परिमाण व दिशा दोनों समान होती है, वे सदिश जिनकी परिमाण तथा दिशा दोनों समान होती हैं। सेकंड है, ठीक है, जैसे वेक्टर ए आप ले लीजिए, ये सपोज कीजिए 2 मीटर है और वेक्टर बी भी 2 मीटर का है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों समान है, इसलिए आप कह सकते हैं असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। मतलब इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो असमान होगी। तो वे सदिश जिनके परिमाण व दिशा एक दूसरे से भिन्न या असमान हो। या तो हो सकता है कि वेक्टर ए इस तरह से हो, वेक्टर बी इस तरह से हो, ठीक है। या हो सकता है वेक्टर ए जो है वो 2 मीटर हो और वेक्टर बी जो है वो 3 मीटर हो, ठीक है। तीसरा है एकांक सदिश, इसको आप बोलेंगे यूनिट वेक्टर्स। तो एकांक सदिश के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, वे सदिश जिनका परिमाण एक होता है, इनका सदिश का परिमाण क्या होता है, एक होता है। जैसे एन कैप, ये बन हो जाएगा। इस तरह से ये जो आई कैप थे, जे कैप थे और के कैप थे, ये भी एकांक सदिश थे। ये एक्स अक्ष उद्देश्य एकांक सदिश था, ये वाई अक्ष उद्देश्य एकांक सदिश था और ये जेड अक्ष उद्देश्य एकांक सदिश था। तो इनका परिमाण मतलब मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चौथा है विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर्स। और एकांक सदिश को हम हमेशा आई वो कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कैप। इस कैप से